इम्यूनोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है। वन इज़ इम्यून एंड सेकंड इज़ लॉजी। इम्यून का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए ये रिलेटेड है हमारे पास एक सिस्टम से, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। लॉजी का लफ्ज़ वहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम का नाम इम्यूनोलॉजी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क का सिस्टम है जिससे हमारे पास नेटवर्क होता है किसका? इम्यून सेल का। किसके साथ? इम्यून सेल का हमारे पास इम्यूनोटिक ऑर्गन जो है उनके साथ। और इम्यूनोटिक ऑर्गन में कौन कौन से लिम्फाइड ऑर्गन जो आते हैं उनके साथ, और साथ साथ इन इन और द लास्ट वन इज़ पैथोजन। इनके अगेंस्ट जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम हमारे पास, उस सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम। अभी देखिए ये इम्यून सेल्स, इम्यून ऑर्गन और पैथोजन के दरमियान जो सिस्टम आ गया, जो कनेक्शन आ गया, वो सिस्टम में हमारे पास इम्यूनोलॉजी की स्टडी को करते हैं। इम्यूनोलॉजी की स्टडी की जाती है। इम्यूनोलॉजी स्टडी में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ऑर्गन को डिस्कस करते हैं, और जो ऑर्गन इम्यूनोलॉजी स्टडी में डिस्कस करते हैं उनका नाम है इम्यून ऑर्गन। इम्यून ऑर्गन हर वो ऑर्गन है जो कहाँ पर होते हैं, जो हमारे पास इम्यून सिस्टम में होते हैं। इम्यून ऑर्गन की मैं अगर बात करूँ तो इम्यून ऑर्गन दो किस्म के होते हैं। एक इम्यून ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन किसे कहते हैं, और दूसरे ऑर्गन का नाम है हमारे पास सेकेंडरी। दूसरे हमारे पास का नाम है सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन कौन से, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी तो हम 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी का हम 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन हर उस ऑर्गन का नाम है जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर या तो सिर्फ़ और सिर्फ इम्यून सेल क्या हो, इम्यून सेल की प्रोडक्शन हो, इम्यून सेल की जहाँ पर प्रोडक्शन हो, और उसके साथ साथ हमारे पास इम्यून सेल की मैच्योरेंस भी हो, तो इस कंडीशन का नाम, उस ऑर्गन का नाम प्राइमरी इम्यून ऑर्गन है। इम्यून सेल की प्रोडक्शन हो और इम्यून सेल की मैच्योरेंस भी हो, उसका नाम प्राइमरी इम्यून ऑर्गन है। और ये प्राइमरी इम्यून ऑर्गन जो हमारे पास पाया जाता है, इसमें दो सिस्टम, दो इस प्राइमरी इम्यून ऑर्गन में हमारे पास दो ऑर्गन बेसिकली आते हैं। नंबर फर्स्ट वन हमारे पास बोन मैरो है। बोन मैरो एक ऐसा ऑर्गन, हमें पता है कि बोन मैरो क्या करता है। बोन मैरो हमारे पास प्रोडक्शन करता है किसकी, हमारे पास बोन मैरो प्रोडक्शन करता है बी सेल की, और उसके साथ साथ हमारे पास टी सेल की। बी सेल की और साथ साथ टी सेल की प्रोडक्शन करता है क्या चीज़, हमारे पास बोन मैरो। याद रहे बी सेल की प्रोडक्शन करने के साथ साथ ये ऑर्गन हमारे पास बी सेल की मैच्योरेंस भी करता है, बी सेल को ये मैच्योर भी करता है। कौन सा ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन में बी सेल को मैच्योर करना हमारे पास किसका काम है, बोन मैरो का काम है। टी सेल की प्रोडक्शन करते हैं लेकिन टी सेल को मैच्योर हम नहीं। तो दूसरे जो ऑर्गन है जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन में आता है उसका नाम है थाइमस। थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास क्या करता है, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल, तो ये हमारे पास टी सेल की मैच्योरेशन करता है। थाइमस हमारे पास टी सेल की, बोन मैरो में बी सेल की मैच्योरेशन होती है। तो ये दो ऑर्गन जो हमारे पास हैं, इन ऑर्गन का नाम प्राइमरी ऑर्गन है। दूसरे ऑर्गन जो है जो हमारे पास जहाँ पर सिंथेसिस नहीं हो, लेकिन उन ऑर्गन का नाम सेकेंडरी ऑर्गन है। जहाँ पर हमारे पास सिंथेसिस तो नहीं होती है, वहाँ पर हमारे पास स्टोरेज होती है। वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी स्टोरेज होती है। उन ऑर्गन का नाम क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन है। इनकी अगर बात की जाए तो सेकेंडरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, सबसे पहले जो सेल आता है ऑर्गन, स्प्लीन आता है। सर दूसरी की बात की जाए तो दूसरी हमारे पास डिफरेंट लोकलाइज लिम्फ नोड है। तीसरी अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टॉन्सिल आता है।
इसके साथ साथ अगर मैं चौथी की बात करूं तो यहाँ पर पैर्स पैचेस आते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन हैं जो हमारे पास क्या हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। और स्प्लीन, लिम्फ नोड, इनमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ सेल होता है। और अगर मैं बात करूँ टॉन्सिल्स की, टॉन्सिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास टंग की बैक रूट पे प्रेजेंट होता है। और ये टंग की बैक रूट पे प्रेजेंट होता है और इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो आप जो फूड क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, मुंह में लेके जाते हैं, वही फूड के सारे पैथोजन को ख़त्म करना किसका काम है, उस फूड के पैथोजन को ख़त्म करना टॉन्सिल का काम है, जो डिफरेंट सेल को सीक्रेट करेगा, राइट। दूसरे जो है वो हमारे पास पैर पैचेस आते हैं। पैर पैचेस में क्या होता है, पैर पैचेस हमारे पास हमारे पास ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास कहाँ पर होता है, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैर पैचेस की मैं बात करूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पाया जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर लोकलाइज्ड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ फुलिकल की फॉर्म में होता है। और वहाँ पर डायरेक्ट ये हमारे पास इम्यून सेल सिक्रीट करता है और उसका रिएक्शन करता है किन के ख़िलाफ़, एंटीजन के ख़िलाफ़। तो याद रहे कि यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन में पैर पैचेस आ गया, टॉन्सिल आ गया, स्प्लीन हो गया और लिम्फ नोड। अभी स्प्लीन हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड किससे कहते हैं। लिम्फोड एक ऐसा सेकेंडरी ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसमें ये हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन है। याद रखें ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की मैं आपको डिफिनीशन कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सेकेंडरी ऑर्गन है जिसमें हमारे पास मैनी एफेरेंट है, जिसमें हमारे पास एफेरेंट तो बहुत ज़्यादा है। एफरेंट का मतलब क्या है, आने वाले डक्ट ज़्यादा हैं, जबकि इफरेंट फ्यू है। जबकि जाने वाले डक्ट हमारे पास इसमें क्या है, जाने वाले डक्ट हमारे पास कम है और कुछ है। तो ये क्या करता है, ये लिम्फाइड नोड, लिम्फ नोड जो है ये क्या होता है, ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होता है। किस पे, इस पे कैप्सूल आया होता है और एक कैप्सूल आने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ एनकैप्सुलेटेड विद, ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होता है विद ट्रेबिक्यूल्स। ट्रेबिक्यूल के ज़रिए से हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होता है, इस पे कैप्सूल आया होता है लिम्फ नोड पे, यूं करके इस पे लिम्फ नोड पे ऊपर कैप्सूल आया होता है ट्रेबिक्यूल की वजह से। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म व्हाट, इट परफॉर्म फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक फंक्शन होंगे। इसके फंक्शन क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। और वो नॉन स्पेसिफिक फंक्शन जो हमारे पास लिम्फ नोड के होते हैं वो किसकी वजह से, या तो हमारे पास इसके अंदर मैक्रोफेजेस जो क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, उसकी वजह से, या इसके अपने बी सेल्स या टी सेल्स हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। लिम्फ नोड की मैं अगर थोड़ी बहुत अगर स्ट्रक्चर डिटेल से बताऊं तो लिम्फ नोड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड के 3 पार्ट हैं। एक आउटर पार्ट है, दूसरा मिडल पार्ट है और तीसरा जो है वो हमारे पास इनर पार्ट है। आउटर, मिडल और इनर। आउटर पार्ट का नाम क्या है, आउटर पार्ट का नाम आपको पता चले तो आपको कहेंगे तो आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। मिडल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मिडल पार्ट का नाम जो है उसका नाम है पैरा कॉर्टेक्स। थर्ड वर्ड इनर पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनर पार्ट का आपको पता चले तो आपने डायरेक्ट बताना है कि मेडुला। मेडुला हमारे पास कौन सा पार्ट हुआ, ये हमारे पास इनर पार्ट हुआ। कॉर्टेक्स की अगर बात करूँ तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास कॉर्टेक्स है
फॉलिकल। कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास फॉलिकल होते हैं और ये फॉलिकल की अगर हम आगे बात करें तो फॉलिकल फिर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक फॉलिकल प्राइमरी होता है और दूसरा फॉलिकल हमारे पास सेकेंडरी होता है। प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल ये हमारे पास इनएक्टिव है और साथ साथ डेंस पोर्शन है। इट इज़ इनएक्टिव, डेंस पोर्शन इज़ द प्राइमरी। ये डेंस पोर्शन है, इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल की मैं अगर बात करूँ तो दिस फॉलिकल इज़ व्हाट, ये आर एक्टिव, ये एक्टिव पोर्शन है। इसमें जो सेल होते हैं उसकी प्रोलिफरेशन होती है और उस प्रोलिफरेशन से हमारे पास क्या होती है, उस प्रोलिफरेशन से हमारे पास किलिंग ऑफ सेल होती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी है, प्रोलिफरेशन होती है और किलिंग ऑफ सेल। अभी क्वेश्चन आता है कि इस कॉर्टेक्स में आपके पास सेल कौन से होते हैं। इस कॉर्टेक्स में हमारे पास कौन से सेल होते हैं, इस कॉर्टेक्स में आप याद रखें कि इसमें बी सेल होते हैं। तो बी सेल हमारे पास कहाँ पर हुए, बी सेल हमारे पास कॉर्टेक्स हुए। बी सेल कॉर्टेक्स हुए, याद रहे कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, जितने भी क्या कौन से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास किसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे पास कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और उस कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करने के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करते हैं और कॉर्टेक्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन किया तो जितने ज़्यादा इन्फेक्शन हुए उतना ही कॉर्टेक्स ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। उसके साथ ही हमारे पास कॉर्टेक्स में फॉलिकल की हाइपरप्लेशिया हो जाएगी। तो फॉलिकल हाइपरप्लेशिया ऑफ द कॉर्टेक्स इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मिडिल पोर्शन की मैं अगर बात करूं तो मिडिल पोर्शन में हमारे पास कौन सा आ रहा है, पैराकॉर्टेक्स आ रहा है। पैराकॉर्टेक्स की याद रखिएगा, आपने डायरेक्ट कहना है कि पैराकॉर्टेक्स में कौन से सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। टी सेल पैराकॉर्टेक्स में होते हैं और टी सेल का हमारे पास कब साइज़ इंक्रीज़ होगा, पैराकॉर्टेक्स का हमारे पास कब साइज क्या होगा, इंक्रीज। ये हमारे पास उस वक्त इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास कौन से अटैक होंगे, वायरल अटैक। जब आपके पास कोई वायरल का अटैक हो रहा है तो टी सेल का इफेक्ट होगा, पैराकॉर्टेक्स का इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब ये है, पॉइंट ये है कि वायरस की इन्फेक्शन से हमारे पास पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेशिया। मेडुला की अगर बात करूं तो मेडुला एक ऐसा पोर्शन है, इनर पोर्शन है, जिसमें हमारे पास कौन से सेल हैं, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल मौजूद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमने बता दिया है कि प्लाज्मा सेल कहाँ पर है, मेडुला में है, बी सेल कॉर्टेक्स में है, टी सेल हमारे पास कहाँ पर है, पैराकॉर्टेक्स में। पैराकॉर्टेक्स की अगर आगे डिटेल बताएं तो पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास याद रहे कि इसमें एंडोथेलियल, इसमें हमारे पास एंडोथेलियल वेन्यूल्स होते हैं। उस वेन्यूल से, एंडोथेलियल वेन्यूल से हमारे पास बी सेल हुए और हमारे पास टी सेल हुए। वो क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं और उस ट्रेवल करते हुए वो स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं, बी सेल और टी सेल वहाँ से ट्रेवल करके स्पेसिफिक लोकेशन तक जाते हैं। कहाँ पर, एंडोथेलियल वेन्यूल से बी सेल और टी सेल ट्रेवल हो के आगे पास हो जाते हैं। तो ये कहानी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास क्या है, टी सेल है, मेडुला में हमारे पास प्लाज्मा सेल है। अभी डिटेल से पढ़ते हैं कि पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन है वो कैसे इफेक्ट करता है और मेडुला में जो हमारे पास मेडुलरी कॉर्ड है उनमें क्या मौजूद है, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते। तो देखिए यहाँ पर इतना तो व्यूज पता होना। पैराकॉर्टेक्स की अगर बात करें तो डिटेल में जाएं तो पैराकॉर्टेक्स एक डिजीज़ है, उस डिजीज़ का नाम है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो पाउचेस एब्सेंट होते हैं। एक थर्ड पाउच है, एक फोर्थ पाउच है। थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच हमारे पास, इसमें थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच इसमें हमारे पास एब्सेंट होता है। कौन सी डिजीज़ में, डाइजॉर्ज सिंड्रोम में। थर्ड जब हमारे पास एब्सेंट है, थर्ड एब्सेंट है तो हमारे पास थर्ड में अभी क्या फंक्शन है, थर्ड क्या करता है और फोर्थ क्या करता है। थर्ड जो है हमारे पास ये थाइमस बनाता है। अभी अगर थर्ड नहीं बन रहा तो थाइमस नहीं बन रहा।
थाइमस नहीं बन रहा तो टी सेल्स की हमारे पास मैचुरेशन नहीं हो रही। जब टी सेल की मैचुरेशन नहीं हो रही तो आपका पैराकॉर्टेक्स नहीं बन रहा और पैराकॉर्टेक्स का टी सेल की डेवलपमेंट। तो मतलब ये है कि टी सेल सारा डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमारे पास पैराकॉर्टेक्स में क्या हो जाता है, पैराकॉर्टेक्स हमारे पास इस डिजीज़ में हमारे पास पैराकॉर्टेक्स अंडर डिवेलप हो जाता है। अंडर डिवेलप का मतलब क्या है? अंडर डिवेलप का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर थर्ड और फोर्थ की मैं बात करूँ तो थर्ड पेरेंजियल पाउच और फोर्थ पेरेंजियल पाउच, थर्ड में थाइमस नहीं बन रहा तो टी सेल मैचुरेशन नहीं हो रही और डिवेलप नहीं हो रहा। फोर्थ की मैं अगर बात करूँ तो फोर्थ पाउच, थर्ड याद रखिए, इसके अलावा थर्ड हमारे पास इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी बनाता है। इट आल्सो मेक इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये हमारे पास इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की फॉर्मेशन भी करता है। अभी अगर ये नहीं है, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं है, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं है, ब्लड का कैल्शियम, सीरम कैल्शियम क्या होगा? कम होगा। जब सीरम कैल्शियम ही कम है तो उस कंडीशन का नाम है हाइपोकैल्सीमिया। कौन सी कंडीशन है? हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम कम होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक टेटेनी की कंडीशन, मस्कुलर स्पैज़म और शॉक वगैरह कंडीशन डेवलप होंगी। थर्ड में इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी इफेक्ट हो रहा है। फोर्थ जो है, फोर्थ पाउच हमारे पास सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाता है। तो यहाँ पर सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की भी क्या हो रही है? मालफॉर्मेशन। कौन से सिंड्रोम में? डाइजॉर्ज सिंड्रोम में। तो इसमें याद रखें कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमारे पास अंडर डिवेलप होता है पैराकॉर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पाउच नहीं बन रहा, थाइमस नहीं बन रहा, पैराकॉर्टेक्स नहीं बना और टी सेल की मैचुरेशन नहीं हो रही। और दूसरे मैं बता चुका हूँ कि वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? वो हमारे पास पैराकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में मैं एप्स्टेन बार वायरस की अगर बात करूं तो एप्स्टेन बार वायरस हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पैराकॉर्टेक्स ही क्या करता है? एप्स्टेन बार वायरस हमारे पास पैराकॉर्टेक्स की हाइपरप्लेशिया करता है। एप्स्टेन बार वायरस हमारे पास क्या करता है? हमारे पास पैराकॉर्टेक्स की हाइपरप्लेशिया करता है और इसके साथ साथ हमारे पास स्वेलिंग कंडीशन ले आता है पैराकॉर्टेक्स की, जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फेडिनोपैथी, जिसे हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन या हाइपरप्लेशिया की कंडीशन, ये हमारे पास डेवलप कर देता है। कौन सा वायरस? एप्स्टेन बार वायरस। तो इसके बाद यहाँ पर पैराकॉर्टेक्स के सिनारियो के बाद जो अगला पोर्शन है हमारे पास लिम्फ नोड का, वो मेडुला है। मेडुला में क्या होता है? मेडुला में याद रहे, मेडुला के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं। एक पोर्शन का नाम है मेडुलरी कॉर्ड्स। मेडुला में हमारे पास कॉर्ड्स मौजूद होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुलरी कॉर्ड्स कहते हैं। और उस कॉर्ड्स में हमारे पास क्या होते हैं? पैक्ड लिम्फोसाइट होते हैं, या हमारे पास जिससे हमारे पैक लिम्फोसाइट्स होते हैं, या हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो पैक्ड लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल हमारे पास कहाँ आते हैं? मेडुलरी कॉर्ड में आते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास आता है, इसमें उसका नाम है मेडुलरी साइनसिस। उसका नाम क्या है? मेडुलरी साइनसिस, जिसे हम कहते हैं। और मेडुलरी साइनसिस में क्या होता है? मेडुलरी साइनसिस से आप याद रखिए कि मेडुलरी साइनस में हमारे पास एक ही चीज़ होती है, उसका नाम मैक्रोफेजेस है। मेडुलरी साइनस में मैक्रोफेजेस है और दूसरा मेडुलरी कार्ड में हमारे पास लिम्फोसाइट हैं और प्लाज्मा सेल हैं। और ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारे पास मेडुला में होता है, और जबकि पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास जस्ट एंड जस्ट टी सेल होते हैं। तो इसके बाद लिम्फाइड ऑर्गन लाइफ नोड तो आपने पढ़ लिया है। अभी उसके बाद जो हमारा दूसरा लिम्फ नोड है वो है स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हमारे पास इंट्रो के बारे में इम्यूनोलॉजी में हमारे पास थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि स्प्लीन जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर क्या है, स्प्लीन की पोजीशन क्या है। स्प्लीन की अगर मैं बात करूं तो स्प्लीन हमारे पास ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में मौजूद है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन कहाँ पर मौजूद है? हमारे पास एब्डोमेन में पाया जाता है। और ये वहाँ पर पाने की वजह से इट इज़ एंटीरियर, इट इज़ व्हाट? इट इज़ एंटीरियर
टू लेफ़्ट किडनी। ये हमारे पास लेफ़्ट किडनी की क्या होता है, ये लेफ़्ट किडनी के हमारे पास इंटीरियर होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है 9 से लेकर 11th रिब तक। ये रिब्स जो है इसे क्या करती हैं, स्प्लीन को प्रोटेक्ट करती हैं। अपर क्वाड्रेंट में है और साथ साथ इंटीरियर टू लेफ़्ट किडनी है और ये 9 से लेकर 11th रिब तक ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डिटेल में पढ़ें तो इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट पोर्शन आते हैं। एक पोर्शन का नाम है फर्स्ट, उसका नाम है रेड पल्प, रेड पल्प होता है और दूसरे का नाम है हमारे पास मार्जिनल जोन। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास स्प्लीन का उसका नाम है मार्जिनल जोन और तीसरे का नाम है हमारे पास वाइट पल्प। एक रेड पल्प है, एक का नाम मार्जिनल जोन है और तीसरे का नाम वाइट पल्प है। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि रेड पल्प में क्या होता है, मार्जिनल जोन में क्या होता है और वाइट पल्प में क्या होता है। तो इसी तरह हमारे पास स्प्लीन का आगे फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। रेड पल्प की अगर बात करें तो रेड पल्प ये हमारे पास स्प्लीन का आउटर पोर्शन है। स्प्लीन का जो आउटर पोर्शन है वो हमारे पास रेड पल्प है। द आउटर पोर्शन ऑफ द स्प्लीन इज़ व्हाट, आउटर पोर्शन ऑफ द स्प्लीन हमारे पास रेड पल्प है। अभी इसमें क्या होता है, याद रहे कि इस रेड पल्प में हमारे पास साइनोसाइड्स होते हैं। इट कंसिस्ट साइनोसाइड एंड वेसल्स। इसमें हमारे पास साइनोसाइड और वेसल्स होते हैं और वेसल्स जो है वो हमारे पास बैरल शेप्ड होते हैं। बैरल शेप्ड इसमें वेसल्स पाए जाते हैं और इसमें साइनोसाइड्स भी पाए जाते हैं और जो हमारे पास जो वेसल्स हैं वो फेनेस्ट्रेड होते हैं। फेनेस्ट्रेड का मतलब क्या है, फेनेस्ट्रेड का मतलब ये है कि वो वेसल्स के हमारे पास उसके अंदर स्पेस होते हैं, उसकी स्पेस होते हैं इन एंडोथेलियल सेल्स। हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। तो आउटर पोर्शन साइनोसाइड होता है, वेसल बैरल शेप होता है और फेनेस्ट्रेड एंडोथेलियल स्पेस पाए जाते हैं। किस में, हमारे पास रेड पल्प में। अभी यहाँ पर इसके साइनोसाइड में मैंने बता दी कि ब्लड वेसल्स हैं। अभी उस ब्लड वेसल में आपके पास क्या होगा, उस ब्लड वेसल में आपके पास ब्लड ट्रेवल करेगा और वो ब्लड ट्रेवल जो हो रहा होगा, जो इसमें ब्लड जाएगा, साइनोसाइड और वेसल्स में ब्लड जाएगा, उसमें जितने भी पैथोजन हैं उनको क्या कर देंगे, उनको इंगल्फ कर देंगे। क्या, उनको हमारे पास इंगल्फ कर देंगे हमारे मैक्रोफेजेस ने उन्हें इंगल्फ कर दिया है उन ब्लड सेल्स में जो पैथोजन था। जो ही एगल्फ कर दिया है, मैक्रोफेजेस ने खा तो लिए तो वो उस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगा देगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगाने के बाद वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा किसको, वाइट सेल को, कि जाओ शाबा वाइट सेल के पास जाओ और वाइट पल्प के पास जाओ और वाइट पल्प आगे अपना काम करे। रेड पल्प के बारे में आपको समझ आइए कि यहाँ पर मैक्रोफेजेस इसने ले लिया और यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वाइट सेल को। अभी वाइट सेल क्या काम करेगा, वाइट सेल में बताता हूँ। देखिए रेड पल्प से अभी सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है रेड पल्प में, रेड पल्प में हमारे पास सिर्फ साइनोसाइड हैं, ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रेड सेल के और वाइट पल्प के दरमियान मार्जिनल जोन है, उसे आप थोड़ा बहुत छोड़ दें, मार्जिनल जोन है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो है वो हमारे पास वाइट पल्प है। अभी वाइट पल्प में क्या होगा, वाइट पल्प जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की कंपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर दो चीज़, नंबर 1 इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास PALS पल्स होता है और दूसरा हमारे पास फोलिकल होते हैं। फोलिकल में हमारे पास B सेल हैं, पल्स में हमारे पास T सेल है। तो ये वाइट पल्प में पल्स पाया जाता है। पल्स किसे कहते हैं, पल्स जो है हमारे पास कहा जाता है पेरी आर्टेरियल। पल्स किसे कहते हैं, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ को।
ये आर्टेरिया के साथ साथ जो लिम्फेटिक शीथ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ। और इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट होंगे। फोलिकल्स जो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या होंगे भी, अभी देखें मैक्रोफेजेस ने खा लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, यहाँ पर आया और एंटी प्रेजेंटिंग सेल करके वो पाल्स के पास लेके जाएगा। पाल्स को कहेगा शाबा क्या करो, पाल्स कहेगा शाबा आप ऐसे करो कि टी सेल को एक्टिवेट करो और इस ये जो एंटीजन आया है इस एंटीजन के हमारे पास जल्द एंड जल्द क्या करो, एपोप्टोसिस करो। अगर वो फिर भी नहीं कर सकता है तो फिर यहाँ पर ये पाल्स जाएगा यहाँ पर फोलिकल को और कहेगा कि शाबा आप क्या करो, अभी ऐसे करो कि यहाँ पर बी सेल को एक्टिवेट करो और बी सेल हमारे पास क्या प्रोड्यूस करे, बी सेल हमारे पास प्लाज्मा प्रोड्यूस करे ताकि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो, ताकि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो, ताकि इस जो पैथोजन आया है उस पैथोजन की किलिंग हो जाए। तो याद रहे कि इस प्रोसेस के थ्रू वाइट पल्प हमारे पास एक्टिविटी करेगा। अभी मार्जिनल जोन जो बिटवीन है रेड और वाइट पल्प के दरमियान, इसमें हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास या तो मैक्रोफेजेस मौजूद हैं, या तो हमारे मैक्रोफेजेस मौजूद हैं, या तो हमारे पास इसके अंदर स्पेशलाइज्ड बी सेल मौजूद है। या तो इसमें मैक्रोफेजेस मौजूद हैं या तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड बी सेल मौजूद है। किस में, मार्जिनल जोन में मैक्रोफेजेस हैं या स्पेशलाइज्ड बी सेल मौजूद हैं हमारे पास मार्जिनल जोन में। टी सेल का फंक्शन, तो मैं अभी थोड़ा बहुत आपको सिनेरियो समझा दूं कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी चीज़ आई है, कुछ भी आया है बाहर एक्सटर्नल सोर्स से, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया आ गया। एक बैक्टीरिया है उसका नाम है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। हमारे पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ने एंट्री ली है और वो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो ही इंटर हुआ है वहाँ पर इंटर होने के साथ ही हमारे पास क्या करेगा, हमारा मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होगा। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेजेस उस पर क्या लगाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगाएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगाने के साथ वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। वो हमारे पास ले गया टी सेल को, टी सेल ने फंक्शन नहीं अदा किया, हमारे पास ले गया बी सेल को। बी सेल कहाँ पर है, हमारे पास फोलिकल्स में मौजूद हैं। कहाँ पर, वाइट पल्प में। फोलिकल में, वाइट पल्प में बी सेल के बाद हमें पता है कि बी सेल के ऊपर क्या अटैच है, बी सेल के ऊपर IgM अटैच है। वो IgM क्या करता है, IgM वहाँ पर बी सेल जो ही एक्टिवेट हुआ उसने IgM एक्टिवेट होने के साथ ही ये हमारे पास क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एक सिस्टम को जिसका नाम है ये हमारे पास एक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में अपने फैक्टर एक्टिवेट होंगे। कौन सा फैक्टर, C3b। अभी देखें बी सेल से C3b एक्टिवेट हुआ, C3b जाएगा हमारे बाबा जी पर। बाबा जी क्या है, C3b बाबा जी पर एक्टिवेट हो जाएगा और जो ही बैठ जाएगा यहाँ पर, उसके साथ बैठने इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर बी सेल ने आप कर दिया तो ऑप्सोनाइजेशन हुई। जो ही ऑप्सोनाइजेशन हुई तो एंगल्फिंग पावर के लिए, एंगल्फिंग के लिए हमारे पास फेगोसाइटोसिस के लिए जो किलर हैं, जो किलर सेल्स हैं वो डायरेक्ट एक्टिवेट होंगे, या हमारे पास फेगोसाइट सेल जो है जो एक्टिवेट करते हैं फेगोसाइटोसिस को, लाइक मैक्रोफेजेस जो आगे वर्क करेंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी जो लेबल्ड है, जो हमारे पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लेबल्ड है सिर्फ उसे ही खाएंगे, बाकियों को नहीं खाएंगे। बी सेल एक्टिवेट हुआ, IgM एक्टिवेट हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ और लेबल्ड हुआ और मैक्रोफेजेस ने उसे आके खा लिया। तो इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हमारे पास किलिंग ऑफ जर्म्स होती है। समझ आ रही है, यहाँ पर किलिंग ऑफ जर्म्स हमारे पास, अगर देखिए मैं आपको सिनारियो बताऊँ, अगर हमारे पास प्रेजेंटिंग सेल नहीं है तो बी सेल नहीं है। अगर हमारे पास, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपकी, मिसाल ये ऐसे है कि आपने वाइट पल्प या स्प्लीन रिमूव कर दिया है, स्प्लीनेक्टोमी कर दी है, सही, स्प्लीनेक्टोमी आपने कर लिया है, स्प्लीन आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब जो ही आपने स्प्लीन रिमूव किया है तो स्प्लीन रिमूव होने के साथ आपका इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बॉडी में आ गया है, तो आ तो गया है, लेकिन अभी आपके पास ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ना बी सेल फोलिकल्स हैं, ना हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन M है, ना हमारे पास प्रेजेंटेशन करनी है इनको वाइट पल्प को, तो IgM नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन क्या होगा, सेप्सिस का इन्फेक्शन होगा और सीधा बैक्टीरियल
इन्फेक्शन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ आउट अबाउट, यहाँ पर हमारे पास जो स्प्लीन है उसका रेड पल्प है, मार्जिनल जोन है, वाइट पल्प है। हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर के बारे में, पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में, पैराकॉर्टेक्स में टी सेल है, कॉर्टेक्स में हमारे पास बी सेल और मेडुला में साइनोसाइड और साइनोसिस, मैक्रोफेजेस और वगैरह पाए जाते हैं। इम्यूनोलॉजी की थोड़ी बहुत रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटेल। अभी अगर पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी जब हो जाए, किसी में स्प्लीन रिमूव हो जाए, तो आप में उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी की अगर बात की जाए, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी की अगर बात की जाए, अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन रिमूव है, राइट, अगर आपकी बॉडी में हमने या किसी तरह सिकल सेल एनीमिया की वजह से आपको स्प्लीन रिमूव, स्पिरोसाइटोसिस की वजह से स्प्लीन रिमूव कर दिया, जो ही आपका बॉडी में स्प्लीन रिमूव है, तो फर्स्ट कंडीशन जो आएगी वो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जब ब्रेकिंग होती है हमारे पास स्प्लीन में, उसकी ब्रेकिंग के बाद, लाइक आरबीसी की 120 डेज़ के बाद जब आपकी ब्रेक डाउन होती है, तो उसकी ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास फ्रैगमेंट बनते हैं। कौन से फ्रैगमेंट? न्यूक्लियर फ्रैगमेंट बनते हैं। और वो न्यूक्लियर फ्रैगमेंट से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो फ्रैगमेंट बन रहे हैं, तो वो हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्रैगमेंट बन रहे हैं वो हमारे पास रिमूव होते हैं स्प्लीन से। अभी वो आरएनए न्यूक्लियर फ्रैगमेंट हो सकते हैं और डीएनए के भी न्यूक्लियर फ्रैगमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो वो स्प्लीन से रिमूव करते हैं। अगर स्प्लीन आपका पास नहीं है तो ये जो न्यूक्लियर फ्रैगमेंट है ये रह जाएंगे, ये रेमिनेंट रह जाएंगे उसी बॉडी में। तो जोन से न्यूक्लियर फ्रैगमेंट रेमिनेंट रह गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हावल जोली बॉडीज़। हावल जोली बॉडीज़ किससे कहते हैं? हावल जोली बॉडीज़ उससे कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्रैगमेंट रेमिनेंट रह गए हैं। नंबर 2, हमारे पास याद रखें कि हमारे पास अगर हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा होता है आरबीसी का, जहाँ पर आरबीसी का एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उस फल्स कंसंट्रेशन में जो सा रीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस रीजन को हम टारगेट रीजन कहते हैं और उस छोटे से पोर्शन को हम टारगेट सेल कहते हैं। तो उसकी ख़त्म नहीं होगा, उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, उसकी इंगल्फमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फाइंडिंग में टारगेट सेल्स मौजूद नज़र आएंगे। नंबर 3, तीसरे में अगर बात करूं, जो ही आपने क्या कर दिया है, जो ही आपने स्प्लीन रिमूव कर दिया है, स्प्लीन का एक ये भी फंक्शन है कि उसके पास जितने भी प्लेटलेट्स के सेल्स हैं, प्लेटलेट्स के सेल तो उसके पास ऑलरेडी स्टोर होते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो उन प्लेटलेट सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कब तुम लोगों ने कब जाना है और कब जाना नहीं, कब जाना है और कब जाना नहीं, वो कंट्रोल करता है हमारे पास। क्या? ये हमारे पास स्प्लीन कंट्रोल करता है। अगर ये स्प्लीन नहीं है तो ये कंट्रोलिंग पावर ख़त्म होगी, पावर ख़त्म हो गई तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। सही है। नंबर 4, इसी तरह हमारे पास ये किसे कंट्रोल करता है? थ्रोम्बोसाइट्स तो हो गए इसके साथ, इसी तरह हमारे पास ये लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल पावर ख़त्म होगी तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, इसका नाम है लिम्फोसाइटोसिस की कंडीशन भी आ जाएगी। तो ये सारा सिनारियो डेवलप हो रहा है। और तीसरा मुझे हमें बताएं कि हमारे पास स्प्लीन जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन करके ख़त्म करता है? उसका नाम है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की हमारे पास क्या करता है? इंगल्फमेंट करता है और इन्हें ख़त्म कर देता है। क्या चीज़? ये हमारे पास स्प्लीन। लेकिन यहाँ पर अगर स्प्लीन अपना काम नहीं कर रहा है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, आप याद रखना है शिन के फार्मूले से, जिसमें हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। हमारे पास सबसे पहले आएगा S फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे पास इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। दूसरे में हमारे पास आएगा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तीसरे में हमारे पास आएगा नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस।
या मेनिंजोकोकाई, ये सारे हमारे पास जो आएंगी शिन में, ये हमारे पास इनके इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो। तो आपने ये देखे स्प्लीन रिमूव किया है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप फिर आगे ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे। और आपने ट्रीटमेंट इनको याद करके रखनी है कि ऐसे ना हो कि आपका स्प्लीन रिमूव है, आपको ये याद ना हो कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी होते हैं। तो ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये आपने अंडर कंसिडरेशन लेना है। फुल स्प्लेनेक्टोमी बता चुका हूँ, ये होल जॉली बॉडीज आएंगी, रेमिनेंट आएगा जिसमें आरबीसी का रेमिन डिपॉजिट टारगेट सेल जो है वो बन जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा और लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा।